अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम सलाम गर्ल्स। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने कर ली थी, आज हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। मैं अगर पहले शेयर स्क्रीन कर दूं, वाइट बोर्ड शेयर करती हूँ आपके सामने। ठीक है, हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। एक हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, और डिस्क्रीट, चूंकि वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल and the distributions based on discrete variable are called as discrete distributions. ठीक है, discrete distributions. मैम ये आप क्या करवा रही हैं, दोबारा बताइएगा, मैंने अभी कनेक्ट किया है। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि हमने दो तरह के वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़े थे हमने स्टार्ट में, जब इंट्रोडक्शन था, और आप कुछ वीडियोस भी मैंने देखने को दी थी। और हाँ, तो
डिस्क्रीट वेरिएबल था। हाँ, जो डिस्क्रीट वेरिएबल था, वो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो किस पे बेस करता है? काउंटेबल नंबर्स पे, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स पे। जैसे मैंने आपसे कहा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ट्रीज, ये जो काउंट कर रहे होते हैं, इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको डिस्क्रीट वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल होता हमारा वही है, एक्स से कर ले रिप्रेजेंट, वाई से कर लें, जी से। नॉर्मली वेरिएबल आर डिनोटेड बाय द लास्ट 3 अल्फाबेट्स एक्स, वाई एंड जी। तो हम इसे ही मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सही? अच्छा, चले मैं ना दूसरे रूम में चली जाती हूँ। यहाँ शायद फैन की आवाज है। अभी ठीक आ रही है जी? कल सब ठीक आ रही है? जी मैम। चलो मैं मैम अब सही हुई है। हाँ, मैंने वाईफाई की थोड़ी क्लोज आ गई। अच्छा, डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स पे बेस कर रहा होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल को एक्स, वाई, जी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशंस जो डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस करती हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। ठीक है, तो इसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम जो पढ़ेंगे वो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली तो हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आप मुझे बताएं बाई का मतलब क्या है? इसमें 2 वेरिएबल है। 2। ठीक है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसमें 2 वैल्यूज जो मैम है वो अज्यूम हो सके। जी बेटा, जी बोले बोले। 2 कैटेगरीज बन सकती हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी 2 कैटेगरीज होंगी इसमें? एक मैम लाइबा को ऐड कर लें। लाइबा, हाँ जी, लाइबा रहती है, अक्सा और समरा, ये लोग हैं। चलो मैंने कर लिया इनको ज्वाइन। अच्छा, 2 कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो हम देखते हैं। कि पहली कैटेगरी जो है हम इसको कहते हैं दैट इज सक्सेस। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? सक्सेस। क्योंकि अभी आपने भी बताया कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई का मतलब जो होता है कि 2, तो 2 कैटेगरीज होंगी। वन इज कंसिडर्ड एज सक्सेस एंड अदर इज ऑब्वियसली फेलियर। वो सारे केसेस जिसमें हमारे पास जो 2 तरह की कैटेगरीज बन रही हों अपने सारे इवेंट्स की। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम डाइस थ्रो करते हैं, तो कभी 1 सक्सेस हो सकता है, कभी 2 सक्सेस हो सकता है, कभी 3 सक्सेस हो सकता है। तो जब हमारा सक्सेस पहले डिफाइन हो जाए कि टर्निंग अप 6 डॉट इज कॉल्ड एज सक्सेस, इसका मतलब है जब छक्का आएगा, 6 आएगा, तो वो सक्सेस होगी, और इसके अलावा बाकी सब जो भी आएगा वो क्या होगा? फेलियर। यानी कि 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट्स, तो ये सब फेलियर में कंसिडर होंगे। सिर्फ अकरेंस ऑफ 6 डॉट्स इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो फिर 2 कैटेगरीज बन गई। इसी तरह से अगर आप कॉइन थ्रो करते हो और आप कहते हो कि हेड आ गया, तो फिर मैं जीत गई और मैंने गेम स्टार्ट करनी है, तो अकरेंस ऑफ हेड, टर्निंग अप द अपर फेस ऑफ कॉइन इज हेड, ये सक्सेस होगी। और अगर हेड नहीं आया तो फिर ऑब्वियसली क्या आएगा? टेल, तो वो क्या होगा? फेलियर। तो अकरेंस ऑफ हेड इज सक्सेस एंड अकरेंस ऑफ टेल इज फेलियर। अब भी 2 कैटेगरीज बन गई। कॉइन तो था ही इस तरह के कि आपके पास 2 ही इसकी आउटपुट हो सकती थी, लेकिन डाइस ऐसी चीज है जिसमें हमारी 6 आउटपुट होती हैं। लेकिन 6 आउटपुट के बावजूद आपने देखा कि एक कैटेगरी हमने सक्सेस की बना ली, वो क्या थी? अकरेंस ऑफ 6। ठीक है, और बाकी 5 की 5 जो है कैटेगरीज, जो 5 जो आउटपुट्स हैं, वो किस में जाएंगी? वो फेलियर में जाएंगी। तो जब भी हमारे पास 2 कैटेगरीज बन रही हों, सक्सेस एंड फेलियर, तो फिर हम उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ
आप समझ लो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड स्मॉल p, इसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज p एंड q है। अच्छा, ये तो दो उसकी कैटेगरीज थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई इसकी कि अगर हम इसको 1 कह दें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये कहें कि ये दो कैटेगरीज क्या हैं, इसको हम कह दें कि ये फर्स्ट इज सक्सेस एंड सेकंड इज फेलियर। अब सेकंड हमारे पास फिर एक प्रॉपर्टी आई इसकी कि ट्रायल्स जो हैं, ये जितनी बार हमने थ्रो करना है उसको हम ट्रायल कह रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड, ट्रायल्स इज फिक्स्ड, यानी हम पहले से ही कहेंगे कि हमने कॉइन को 3 दफा टॉस करना है या 2 दफा टॉस करना है, तो या जो भी चीज पहले से फिक्स कर दी जाए उसको हम स्मॉल एन कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड। कब? जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होंगे। पहले तो ये कि दो कैटेगरीज बन रही हो सक्सेस एंड फेलियर की, पी और क्यू से उसको डिनोट कर देंगे। दूसरी चीज है कि ट्रायल्स इज फिक्स्ड, ठीक है, बल्कि हम इसको ट्रायल्स की जगह कहेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, ताकि मजीद क्लियर हो जाए। बोलती तो नंबर ऑफ कहूँ लेकिन मैंने लिखा नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल्स क्या मतलब हुआ इसका? उसकी हाँ, यानी हमने एक बार थ्रो किया और अगला जो थ्रो है उस का पहले वाले के साथ कोई चांस नहीं है, कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार हमने थ्रो किया तो हेड आ गया, अब अगली बार हम कहें जी अब तो टेल ही आएगा, हम कह सकते हैं अगली बार टेल आएगा? नहीं। या हम कहेंगे एक दफा हेड आ गया अगला भी हेड ही आएगा? नहीं। इसका मतलब है एक ट्रायल के बाद जब हम अगला ट्रायल कर रहे हैं तो हम उसके बारे में पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पहली ट्रायल दूसरी ट्रायल से इंडिपेंडेंट है और उसके बाद अगली ट्रायल भी इंडिपेंडेंट है। ऑल सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कोई पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी क्वेश्चन में फुलफिल हो रही हो तो हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, ये बताएं कौन सी? ये वाली जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाइनोमियल। जी बिल्कुल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका ये मैं अभी डॉट से आपको शो कर रही हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस कर रही है? ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्क्रीट वेरिएबल पर बेस कर रही है, क्योंकि हम नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 6 दफा 5 दफा या 4 दफा कॉइन को थ्रो किया, तो हमने ये जो ट्रायल्स हैं ये फिक्स कर ली पहले से कि 5 दफा या 6 दफा, और ये काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम यूँ करते हैं, अपना SPSS खोलते हैं और फिर हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किस तरह का आता है। बुक में से हम क्वेश्चन देखते हैं और उसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को SPSS के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, ये हम सारा कुछ आज देखेंगे। तो जब तक ये मीन बाय जी बेटे। मैम अभी इससे इतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा ना? बिल्कुल, मैं अभी आपको ये बुक ही तो दिखाने लगी हूँ। अभी हम बुक खोलते हैं, ठीक है, हम बुक खोलेंगे तो हाँ, बुक में क्वेश्चन नजर आता है, हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिस्क्रीट की है। क्यों डिस्क्रीट की है? क्योंकि इसका वेरिएबल की जो टाइप है वो डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक है और मेरा ख्याल है जी चैप्टर नंबर एकदम खुल गया। मैं आपको शेयर भी करती हूँ, अभी तो व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना, और मैं शेयर करती हूँ आपको स्क्रीन। ठीक है, ये SPSS आपके सामने खुल गया, नजर आ गया आपको। ठीक है, ये बुक है हमारे पास। हम चेक करना है कि 7 चैप्टर कौन सा है इसमें। 7 चैप्टर जो है ये देखें, 8 चैप्टर कौन सा नजर आया? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही बुक है जो हम शेर मोहम्मद चौधरी की देख रहे थे, आप सबके पास मौजूद है। अब आप देखें, इस सब में सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बुक में से इंट्रोडक्शन दे दूं। ये देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
आपको पहली बारी नजर आ रही है, इसमें जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है? जी बेटा नजर आ रही है सबको? The outcomes of each Yes, trial may ma'am. be classified into two categories. Success is denoted by S and its probability is small p, जो कि यहाँ mention नहीं है, and failure is denoted by capital F and its probability is small q. Probability of sex, ये देखिए उन्होंने दो कैटेगरी अलग बना दी है. Next है probability of success is small p, remains constant for all trials. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसका मतलब है कि probability of success सबके लिए एक ही रहेगी. इसका मतलब पता है क्या है? अब आपने ये देखा कि आप जब डाइस लेके लूडो शुरू करते हो तो आप ये नहीं करते कि एक बारी जो है वो आपने किसी और डाइस से कर ली और फिर उसके बाद उसको छोड़ के कहा नहीं जी ये ठीक नहीं है, मैं एक और डाइस पकड़ लेती हूँ, अब इससे खेल लेती हूँ. दो चार आपने उससे टर्न्स की, उसके बाद उसको भी छोड़ा, फिर एक और पकड़ लिया. ये तो सही नहीं ना. कोई किसी से खेल रहा है, कोई किसी से खेल रहा है, तो सबकी डाइस डिफरेंट हो जाएंगी, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी भी डिफरेंट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सारे डाइस जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते. किसी डाइस में किसी चीज की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डाइस बड़े अच्छे बने हुए हों, बड़े अच्छे फेयर किस्म के हों, आइडेंटिकल किस्म के हों, कि सारे डाइस में 1 के आने का चांस जितना है उतना ही 6 के आने का चांस हो. लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा लूडो खेलते हुए किसी किसी डाइस से आपका 1 ज्यादा आता है और किसी किसी डाइस से आपका 6 ज्यादा आता है. इसका मतलब है वो डाइस जो है वो फेयर डाइस नहीं है, अनबाइस्ड डाइस नहीं है, बल्कि कौन से डाइस है? बाइस्ड है, जिसमें किसी एक नंबर के आने का चांस बाकियों से ज्यादा होता है या किसी एक नंबर का आने का चांस बाकी सबके चांसेस से कम होता है. तो इसमें क्या होगा कि ये कांस्टेंट नहीं होगी. इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने वो डाइस चूज कर लिया जो कि जिसमें किसी चीज के आने का चांस ज्यादा है, तो पूरी गेम आपने, पूरे ट्रायल्स जो है आपने उसी डाइस से करने हैं. तो उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो है वो सेम रहेगी. ये नहीं कि आधा एक्सपेरिमेंट एक से कर लिया फिर उसको छोड़ दिया फिर दूसरे से कर लिया बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं. जैसे उन्होंने कहा कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, ये लास्ट नजर आ रहा है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n. ये जो n है, अगर फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 की 10 ट्रायल्स आपने एक ही डाइस से करनी है, क्योंकि उस डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p जो है वो सेम रहेगी. ठीक है, अगर आप इन्हें ये किया कि 10 में से 5 जो है वो एक से कर ली, उस डाइस को पीछे फेंका और आपने कहा जी अब मैं एक और डाइस पकड़ती हूँ और बाकी 5 जो ट्रायल्स वो उससे करती हूँ, उससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो पी वो चेंज हो जाएगी. पहले वाला डाइस की कुछ और थी, दूसरे वाले डाइस की कुछ और होगी. अगर पहले वाला डाइस भी बिल्कुल ठीक था, फेयर था, दूसरा वाला भी फेयर था, फिर तो कोई मसला नहीं होगा. लेकिन हो सकता है ना, हमें ये तो नहीं पता, हम उसको चेक तो नहीं कर सकते ना कि ये फेयर है कि नहीं है. उसको चेक करने का हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है. इसलिए हमने इसके लिए क्या करना है कि अपने एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट्स हैं या जो जिस चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो सेम ही रखना है. बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने आपसे कहा, आपने वेइंग मशीन रखी. अब वेइंग मशीन में आप पूरी क्लास का मैं वजन कर रही हूँ, ठीक है, हर बच्ची उसके ऊपर खड़ी हो रही है और वजन कर रही है. अब क्या होगा, वो वेइंग मशीन सबके लिए सेम है. जबकि मैं सबसे कहूँ अपने अपने घर से वजन करके आओ, तो हो सकता है किसी की वेइंग मशीन में कोई एरर हो, किसी की वेइंग मशीन ज्यादा मेजर करती हो, किसी की वेइंग मशीन कम मेजर करती हो. तो अब हर एक का जो है वो रिजल्ट सेम नहीं होगा. जबकि अगर मैंने सेम वेइंग मशीन क्लास में रखी और सबसे कहा इसके ऊपर चढ़ जाओ और मैंने उसकी रीडिंग नोट कर ली, इसका मतलब है जो एरर है वो सबकी रीडिंग में आएगा, इसलिए वो हम उसको कंसिडर सेम करेंगे. अब हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं. तो सेम रहने के लिए आपको जो यूनिट है, जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को यूज कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो सेम होना चाहिए. अब मेरी बात समझ आएगी, इसका रिमेन सेम, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स, इसका क्या मतलब है? द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको बता दिया. एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी मैंने आपको बता दिया. अच्छा, ये इसका पीडीएफ है, आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद करने की मतलब यूज नहीं करना, लेकिन आपने देखना वह जरूर होना चाहिए. अच्छा, इसका पीडीएफ को कैसे डिनोट कर रही है जरा गौर से देखिएगा. मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ. इसका पीडीएफ यहाँ से एफ ऑफ एक्स से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और यहाँ तक जाता है एनसीएक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स. सबको नजर आ रहा है ना बच्चों? हाँ, और साथ हमेशा जो है याद रखिएगा कि उसकी रेंज जरूर दी हुई होगी. इसकी रेंज क्या है? रेंज का मतलब ये है कि उसकी x की वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से दी हुई हैं. अगर आप इसको नोट करो, मेरे को ज़्यादा बड़ा किया तो बाहर ही निकल गया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाती हूँ.
ये कहाँ गया, ओहो गड़बड़ हो गई। ये अब देखिए x की जो वैल्यूज हैं वो आइसोलेटेड नंबर्स हैं, यानी काउंट्स हैं, 0 1 2 3 अप टू n। ये याद रखिएगा, ये रेंज नहीं होगी, ये नंबर्स होंगे। यही से पता चलता है कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपका, यहाँ से NCX PX Q रेज़ पर n-x, इसको हम पीडीएफ कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। इन्होंने सिर्फ पीडी लिखा हुआ है, यहाँ पर पीडीएफ होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, NCX। आपको पता ना ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को हम ब्रैकेट के थ्रू भी लिख सकते हैं और इस तरह से सी लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये NCX है, P रेज़ पर x Q रेज़ पर n-x। आप लोगों ने मैथ्स में भी जो है बाइनोमियल का फॉर्मूला जो है वो थ्योरम पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम, और उसमें इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी होगी, लेकिन हम इसको मजीद डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, जनरली हम किसी भी डेंसिटी फंक्शन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एफ ऑफ एक्स यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बाइनोमियल को अगर डिनोट करना है स्पेसिफिकली, तो हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, बी विद इन ब्रैकेट एक्स इज द वेरिएबल, और सेमी कॉलन डालना है, सेमी कॉलन के बाद एन एंड पी है। एन एंड पी जो है इसके दो पैरामीटर्स हैं, याद रखिए बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं जो कि आपने प्रॉपर्टीज में भी पढ़े। एन इज नंबर ऑफ trials which is fixed for the experiment, p is the probability of success, the n and p are both parameters of binomial distribution। b हमने यहाँ क्यों यूज किया, ये वाला b जो है ये इसलिए यूज किया क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। पेरेंथेसिस हमेशा ही आपने यूज करनी है, एक वेरिएबल जो है आपका वो x हमेशा लिखा जाएगा, और उसके बाद आपने क्या यूज करना है, हमेशा सेमीकोलन यूज करना है, ठीक है। सेमीकोलन जब यूज कर लोगे तो उस सेमीकोलन के बाद ये जो आपका है ये सेमीकोलन है, ठीक। ये जो सेमीकोलन है ये शो करता है कि इससे पहले लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है और इसके बाद राइट साइड पे आपके पास आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो हम इसको देख चुके हैं, अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट बेटा, इस अगले पेज पे चलते हैं, इन सबकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, कोई थ्योरेटिकल। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन क्या है इसमें, अब ये देखिए, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। फेयर का मतलब है कॉइन है ना, 50% हेड के आने चांसेस हैं, 50% टेल के आने के चांसेस है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 50-50% है। फिक्स क्या है, एन इज फिक्स विच इज 5, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका क्या हुआ, एन हुआ। चलिए कौन सी बच्ची इस टाइम आ रही है, एक मिनट में इसको एडमिट कर लूं, मरीना। अच्छा, ये जो आपका था दिस इज कॉल्ड योर एन, ठीक है। एन इज 5, ठीक है, ये एन फिक्स्ड है, ये 5 है, और ये जो फेयर है इससे क्या पता चला, पी जो है आपकी वो 50% है, ठीक है, पी जो है वो हाफ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, ये आपने फाइंड करनी है, ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर्स ऑफ हेड्स, वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। अगर आपने 5 टाइम्स थ्रो किया है, आप मुझे बताएं 5 दफा, अगर आपके हाथ में कॉइन है और आपने 5 दफा थ्रो करना है, तो कम से कम चांस ये है कि एक भी हेड ना आए। 5 दफा बारी बारी जब आप थ्रो करो तो कोई भी हेड ना आए, ये तो बिल्कुल एक वर्स्ट पोजीशन होगी ना, नन हेड इज अकर। हो सकता है कि आपने जब 5 दफा थ्रो किया हो तो एक दफा हेड आए और बाकी 4 दफा हेड ना आए, ये भी हो सकता है 2 दफा आए, ये भी हो सकता है 3 दफा आए, और ये भी हो सकता है 4 दफा आए, और आप लकी हो कि आपके 5 दफा क्या आए, हेड आए। इसका मतलब है कि वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, बताइए जी। मिनिमम क्या हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स, 0, ठीक है। फिर क्या हो सकता है नंबर ऑफ हेड्स, कि 1 आ गया, फिर क्या हो सकता है 2 आ गया, ठीक है, फिर क्या हो सकता है 3 4 5, मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, ये 5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को समझ आके कि किस तरह देख लिया हमने, 2 कैटेगरीज बन रही थी क्योंकि हेड एंड टेल है, फेयर कॉइन की बात हो गई, फिक्स है आपके पास 5, एन एंड पी दोनों चीजें पूरी हो गई। हम अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, तो हम एसपीएसएस में जाएंगे। हमारा एसपीएसएस खुल गया, हमने वेरिएबल डिफाइन करना है, यहाँ पर जाके लिखा, वेरिएबल का नाम क्या रख लें, जनरली एक्स रख देते हैं, ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक होगी। डेसिमल की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यूज है इसकी, 0 1 2 3 4 5।
अब मुझे बताएं, किसी को ये समझ नहीं आई कि 0 1 2 3 4 5 का क्या मतलब है, तो मुझे पूछ ले मुझसे कि सबको क्लियर हो गया है? मैम क्लियर। चले, गुड, क्लियर हो गया। अब हमने x को डिफाइन किया और मैयर को क्या लेना है, आपको पता है ना, मैयर हमेशा स्केल लेते हैं। बस स्केल लिया, डेटा व्यू में गए और मैंने x की वैल्यू को क्या इनपुट करना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। आपने अगर देखा हो बुक में, मैं वापस जरा बुक में जाती हूँ, हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब इसका पीडीएफ देखा था, तो पीडीएफ की मैंने आपको रेंज जो है उस पर नजर दौड़ाई थी कि नजर डाले, तो क्या पता चला कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 और कहाँ तक जाती थी, n। हमारा केस जो है उसमें n क्या है, 5 टाइम्स 5। हाँ, तो इसलिए हमने कहा तक लिखना है, 5 तक लिखना है। ठीक है जी, हम वापस जाते हैं अपने एसपीएसएस में, इसको क्लोज करते हैं और बुक को बंद किया, ये 5 तक मैंने एंटर कर दी और 0 हमेशा 0 लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ऑल पॉसिबिलिटीज वेरियस, सारी पॉसिबिलिटीज हमने डाल देनी है। अच्छा, पहला स्टेप क्या लिखा हमने, स्टेप नंबर 1, ओपन एसपीएसएस, डिफाइन वेरिएबल x एंड एंटर वैल्यूज 0 1 2 3 4 5। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में करेंगे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे। आप लोग लिख लें, पेज पे पहला स्टेप भी लिखें, दूसरा स्टेप भी लिखें, मैं एक लम्हा देती हूँ आपको लिखने के लिए। मैम हाँ जी गर्ल्स, मरीना ना बार बार ये जो है वो हो जाती है आउट क्लास से। अच्छा, हमने यहाँ जाके ना इसके टारगेट वेरिएबल में लिखना है प्रोबेबिलिटी, पी आर, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना तो हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ, क्योंकि हमने देखा था ना कि उसको एफ से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस पर ब्रैकेट नहीं डाल सकते इसलिए हम एफ ही लिख लेते हैं सिर्फ। ठीक है, एफ भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का, या पी आर ओ बी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था शुरू। सॉरी बेटा मुझे समझ नहीं आया क्या किया। स्टेप नंबर 2 में हमने मेरा ट्रांसफॉर्म, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा हाँ जी। डिस्कनेक्ट हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगी बाद में। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में गए, कंप्यूट वेरिएबल में गए, क्यों ही कंप्यूट का खुला, हमने टारगेट वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी लिखा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आके मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए इस साइड पे आपके पास ये जो एक विंडो बनी हुई है जिसमें आपको सारे इसके फंक्शंस नजर आ रहे हैं ना फंक्शंस ये वाले। इन फंक्शंस में आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और ढूंढना है इसमें पीडीएफ को। ये देखिए सीडीएफ नजर आ रहा है ना, हमने पीडीएफ को ढूंढना है। ठीक है, ऑब्वियसली ये अल्फाबेटिकली अरेंज है तो पीडीएफ ये रहा। अब पीडीएफ को जो ही हमने क्लिक किया वो येलो कलर का हो गया और नीचे जो विंडो है उसमें आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही हैं। अब हमने इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करनी है, बाइनोमियल। अब आप देखिए ये बाइनोमियल नजर आ रही है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है कि नहीं नजर आ रही? यस हाँ मैम। हाँ और ये हाँ, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने यहाँ से इसको क्या करना है, क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करूंगी तो देखिए जंप करके ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ ऊपर जहाँ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन था वहां पर, और उसमें 3 क्वेश्चन मार्क बने हुए नजर आ रहे हैं नजर आपको? हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन मार्क आपको क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी को किससे शो करते हैं, उसमें विद इन पैरेंथेसिस क्या कुछ था, आप बताएंगे मुझे? मैंने आपको दिखाया था।
हम फिर दोबारा दिखाती हूँ बुक में, ये रही आपकी बुक, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये रहा यहीं पे है क्या, ये देखिए मैंने आपको शो कराया था यहाँ पर कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम शो करते हैं तो ये बी एक्स एंड पी, तो पहला वाला क्वेश्चन मार्क किसका होगा, एक्स का, दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क किसका होगा, एन और पी का, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बनेंगे आपके पास, ठीक। इस तरह से मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ वापस आते हैं और यहाँ पर हम पहले वाले क्वेश्चन मार्क को मैंने डिलीट नहीं करना, उसके ऊपर सिलेक्ट हुआ है, इस एक्स पे जाके डबल क्लिक कर दूंगी, आप देखिए वो क्वेश्चन मार्क खुद ब खुद एक्स से रिप्लेस हो गया। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क को मैंने डबल क्लिक किया, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो आप यहाँ से भी देख लें कि इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी, क्वांटिटी एन एंड पी, ठीक है, कि इसमें ये 3 आपने पैरामीटर्स डालने हैं। एन की वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस यहाँ पे ऊपर आएंगे और ऊपर आकर 5। हाँ जी बिल्कुल ठीक, इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से डिलीट किया मैंने और 5 लिख दिया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क को भी मैंने यहाँ से डिलीट किया और मुझे क्या लिखना चाहिए, P तो पी की वैल्यू ROP। नहीं, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है PROB, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारे क्वेश्चन में क्या थी, हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या थी, अ फेयर कॉइन, fair coin फेयर कॉइन मैम का 50%। बिल्कुल ठीक 50%। अब 50% को कैलकुलेट कर ले तो कितना आया 0.5, 50/100, ठीक है 50%, तो इसको हम लिखेंगे 0.5, क्योंकि याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहेगा, कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने जब इसको सॉल्व किया 50% को तो ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 1 का मतलब है 100%, तो प्रोबेबिलिटी को हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं। अच्छा जी, मैंने ये कर दिया और अब इसमें और कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने टारगेट में क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद हमने फंक्शन ग्रुप में आए थे और प्रोबेबिलिटी पीडीएफ को सिलेक्ट किया था, नीचे आके हमने बाइनोमियल को सिलेक्ट किया था और यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन मार्क में x लिखा, दूसरे वाले में 5 लिखा, तीसरे वाले में 0.5 लिखा और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। जो ही मैंने ओके किया उसने आपको बता दिया मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है कंप्यूट करके इस वेरिएबल को, लेकिन रिजल्ट कहाँ शो होगा, हमारी अपनी वर्कशीट में। अब हम करते हैं, ये आउटपुट विंडो खुली हुई थी, ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा याद हो, काफ़ी दिनों बाद हम ले रहे हैं क्लास, तो इसके टॉप पे ये देखें ये कौन सी विंडो बनी हुई है, ये देखें लिखा हुआ है आउटपुट विंडो, आउटपुट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपका व्यूअर जो है वो आउटपुट का है। हमने यहाँ पर नहीं देखना, हमारा ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा इनपुट में मिलेगा, इसको मैं मिनिमाइज करूंगी। अब आप देखें कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको ये सब मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग सब रिजल्ट्स लेने हैं, हमने हमेशा 4 डेसिमल तक रखना है इसका आंसर, याद रखिए प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा किस 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, एटलीस्ट 4, ठीक है। हमने यहाँ से 4 डेसिमल सेट किया और डेटा व्यू में वापस गए, अब आप देखें आपका सबका आंसर 4 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम सबको सम कर लें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1, सबको सम कर लें तो क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम जो करते हैं एनालाइज में जाते हैं, आपको सम करना मैंने बताया था ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं, डिस्क्रिप्टिव्स में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर जाकर हमने प्रोबेबिलिटी का सम करना है, प्रोबेबिलिटी को सिलेक्ट किया, स्टैटिस्टिक्स में गए और सिर्फ सम को सिलेक्ट किया, सम ये देखेंगे मिल गया सम और यहाँ से कंटिन्यू कर दिया और यहाँ के अनचेक कर देना है फ्रीक्वेंसी टेबल को, अदरवाइज वो फ्रीक्वेंसी टेबल बना देगा और ओके कर दिया। अब आप देखें नजर आ गया आपको, उसने कहा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का मैंने निकाला है और सम किया है, कितना आया आंसर 1.000 और इसने कहा कितनी ऑब्जर्वेशन थी 6 थी, जाहिर है 0 से 5 तक तो 0 को भी इंक्लूड करें तो 6 ऑब्जर्वेशन थी और आपको सम 1 मिल गया। जब भी आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करो तो आपको बाइनोमियल के केस में या किसी और डिस्क्रीट में, किसी भी डिस्क्रीट के केस में तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। ठीक, हमारी ये क्लास का टाइम 5 मिनट रह गया है, हम यूँ करते हैं कि क्लास ऑफ करके दोबारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्लास क्लोज कर रही हूँ और फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, आप सब जरा इसी कनेक्शन पे ज्वाइन कर लें दोबारा से, ठीक है। ओके मैम। ओके।